और बच्चों, क्या हाल चाल। हाँ, आज एक सीबीएसई का पेपर हो गया, 10th क्लास का इंग्लिश का। कैसा रहा? हाँ, देखो इंग्लिश तो भाई मुझे नहीं आते। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं सिर्फ मैथ का टीचर हूँ। मैथ के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। हाँ, आज डेट क्या थी? 15/2/2025। कल क्या डेट थी? कल थी 14/2/2025। इसका मतलब यानी सभी को पता है कि 14 फरवरी को क्या था, है ना? 14 फरवरी को था आपका वैलेंटाइन डे। ठीक, चलो अब हम इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बोर्ड के एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट हो गए। ठीक है, 10th क्लास का आज यानी आज इंग्लिश का पेपर था। ठीक है, 17 तारीख को क्लास 12th क्लास का पेपर है। ऐसे ही आप लोगों की डेट आगे चलती रहेगी, एग्जाम आगे, एग्जाम भी आपके क्या होता रहेगा, ये भी आपका चलता रहेगा। हम बात करते हैं 8 मार्च और हम बात करते हैं 10 मार्च के लिए। 10 मार्च मैथ्स का पेपर, मॉर्निंग 10:30 से 1:30 बजे तक। आपके ऊपर एक बड़ा टेंशन सी एक रहेगा कि पेपर कैसा होगा। हाँ, और अच्छा मतलब कैसे क्या करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद लेकर के मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 70 आउट ऑफ 80। ठीक है, 70 आउट ऑफ 80। 70 आउट ऑफ 80 का मतलब क्या है कि ये सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे वीक हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि यार कैसे होगा इंटीग्रेशन, कैसे होगा डेरिवेटिव, कैसे होगा ये टॉपिक, कैसे होगा ये टॉपिक, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक ये वाला टॉपिक में लेकर के आया हूं सारे, कि इस टॉपिक को हम इनको मतलब किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, चलो देखो 10 मार्च बहुत टेंशन वाला देना, है ना? ये और 8 मार्च ही बहुत टेंशन वाला देना। दिक्कत नहीं लेनी, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। ठीक है, 1 मार्च से लेकर के और 8 मार्च तक, या मतलब कहना चाहिए 7 मार्च तक। और जिसका जब पेपर है 10th का और 12th क्लास का, मैं तब तक आप लोगों के साथ रहूंगा, लाइव रहूंगा। उसमें आपकी एनसीईआरटी भी कराऊंगा। ठीक है, उसमें आपके आरडी भी कराऊंगा। और मैं आपको एक ऐसा पेपर दूंगा जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेज देना कि सर आप हमें क्या बोलते हैं उसके पीडीएफ बना करके भेज दो, या फिर इसका सॉल्यूशन भी साथ भेज दो। ठीक है, आप वो सारे क्वेश्चन करेंगे और मैं समझता हूं कि 70 प्लस आउट ऑफ 80 आपको पेपर एग्जाम रूम में जाकर के आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ इसकी डिजिट चेंज हो सकती है आगे पीछे। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी चेंज होने की यानी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने जो आएगा पेपर, आप उसको देखना। ठीक है, चलो देखो ये 12th क्लास के टॉपिक्स हैं जो कि आपके सामने दे रखे हैं। और अब मैंने टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे तो आप लोगों ने यार यानी क्या सभी को टॉपिक पता है ही है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन है, दूसरा आईटीएफ है, तीसरा मैट्रिक्स है, फिर इसके बाद डिटरमिनेंट है, उसके बाद डेरिवेटिव है, एओडी है, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट है, और ये आपको दे रखा है इंडेफिनेट। ठीक है, इसके साथ में आपको दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है, वेक्टर है, 3D है, एलपीपी, और क्या है आपके सामने दे रखा है प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक आपके टीचर ने भी आपको कई बार बोला होगा। ठीक है, और ये वाले टॉपिक जो भी आपके घर पे जो भी आपका आता होगा टीचर पढ़ाने के लिए, उसने भी आपको यही बोला होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें कुछ अलग बोलने वाला हूं। उसमें अलग क्या बोलने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसको 70 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80 में। ठीक है, पहले तो वो बच्चे आप इसको देख लो। ये जो चैप्टर ना जो फर्स्ट आपको दे रखा है R&F, क्या है इसको हम बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में आपने सिर्फ 3 चीज करनी होंगी, 1 1 ऑन टू। ठीक है, 1 1 ऑन टू, और क्या करना है, और करना है कि आपको मैनी मैनी फंक्शन। ये 3 चीजों से ही मतलब 3 फंक्शन से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको 1 या 2 मार्च तक आपके पास पीडीएफ आ जाएगी बन करके। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन सारे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। आईटीएफ में एक क्वेश्चन मिलता है आपको प्रूव करने के लिए और एक मिलता है आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू वो आपको पता है ये कि मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, और एक क्वेश्चन आपका प्रूव करने के लिए होता है, और प्रूव वाला किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या प्रूव के लिए होगा या फिर उसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ही होगा। ठीक है, ये आपका आईटीएफ का होता है। उसके बाद मैट्रिक्स, बहुत ईजी चीज है ये, मतलब 12th क्लास में अगर किसी बच्चे से पूछो कि हाँ बेटा मैट्रिक्स आता है, हाँ सर मैट्रिक्स आता है। और आपको ये आता है डिटरमिनेंट, हाँ सर ये भी आता है। और क्या आता है? और सर कुछ नहीं आता। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा डेरिवेटिव आता है, बोले सर हल्का फुल्का आता है। ठीक, अगर मैं पूछता हूँ बेटा इंटीग्रेशन आता है, बोले सर इंटीग्रेशन आज तक समझ में नहीं आई कि इंटीग्रेशन में से कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें ये जो आपको जो टॉपिक जो दे रखा है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, आप इसको सीख लो। हम इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसे कैसे निकालेंगे, आप इसको अच्छे से करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना होता है? सबसे पहले हम इसका ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं, फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा आपका आंसर आ जाता है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट का अच्छे से करना है। ठीक, एक आपको दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है कंटिन्यूटी में, इसमें आपकी के की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, के या रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। एक आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कंटिन्यूटी का। डिफरेंशिएशन में आप इसको लॉग फंक्शन, आप इसको अच्छे से तैयार करो, लॉग फंक्शन और क्या बोलते हैं इसको सेकंड डेरिवेटिव, ये आप दो टॉपिक को अच्छे से करके जाना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी से ही बनके तैयार होगा। और डेरिवेटिव में कभी कभी आपका इनवर्स फंक्शन वाला भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, अब जैसे मैं अगर आपको कोई एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास भी टाइम नहीं है इतना। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले आपने इनवर्स को खत्म करना है। ठीक, उसके बाद जो आपका आंसर आता है वहां इसकी थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आपने उसका डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। डेरिवेटिव में अगर आपका इनवर्स का अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आपने इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करना। ठीक है, आपने उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करना, आप पहले इनवर्स को खत्म करो, फिर उसका जो फंक्शन रहेगा उसमें अभी थीटा या एक्स की वैल्यू जो आपने लेट की हुई है, अपनी उसकी वैल्यू को पुट करो, फिर उसके बाद आप उसका सीधा डेरिवेटिव करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आंसर आएगा। ठीक, इसी में आता है आपका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव आपके क्या होता है कि आपको वहां मतलब एक दो क्वेश्चन मिलता है जहां जो आपको इसको प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन मैंने आपको डेरिवेटिव की जब मैंने इसकी एक मतलब वीडियो भी निकाली थी डेरिवेटिव की, जिसमें आपको क्लियर बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन हम इसको डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा डेरिवेटिव। एओडी में सबसे ज्यादा आपको क्या काम करना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम के क्वेश्चन। ठीक, और इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन, इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन मिलेगा या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम को ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको मैं आपको बता दूं, ये सा एनसीईआरटी का 23 से लेकर और ये 30 तक, सॉरी 13 से लेकर ये 26 तक के सारे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर और 26 तक सारे क्वेश्चन कर लो, आई थिंक ऐसा ही कुछ। ठीक है, ये आप इसको देख लेना एनसीईआरटी में। इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा जो कि आपका वो टॉपिक होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम। और देखो मैक्सिमम मिनिमम से आपका एक में केस स्टडी भी क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन वही होता है, बस उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये मिल सकेगा। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन में, एक होता है इनडेफिनेट और जो दूसरा होता है आपका डेफिनेट। इनडेफिनेट का आपका कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन लॉजिकली बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक, इनडेफिनेट में आपको लिमिट गिवन नहीं होती है, इनडेफिनेट में आपको लिमिट गिवन नहीं होती है, और डेफिनेट में आपको लिमिट गिवन होती है। डेफिनेट का आंसर सभी का बिल्कुल सेम रहता है, और इनडेफिनेट का आंसर अगर आपका लॉजिकली सही है तो उसका आंसर आपका डिफरेंट भी होता है। ठीक है,
इस बात का जरूर ध्यान रखना। देखो इंडेफिनिट में जो भी आपको क्या क्या मिल सकता है, देखो जो आपका इंडेफिनिट है वही आपका डेफिनिट है, ये और बताइए। तो आपने डेफिनिट का भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम इसको इंडेफिनिट की फॉर्म में हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, अगर वहां कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है तो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं आप इस चीज को अच्छे समझना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने जैसे आपने सॉल्व करना वैसे सॉल्व करो, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वहां आपको लिमिट गिवन होती है जिसका सभी का आंसर बिल्कुल सेम रहता है। इनडेफिनेट में आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है लेकिन लॉजिकली बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद अगर जो आपका क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर वो आपकी लिमिट अगर आपकी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है तो, देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि क्या है कि जिसको हमने लिमिट को यूज किया और अच्छा मैं सीधा सीधा लिमिट मतलब बोलते हैं यहाँ इसके प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है जहाँ आपने इसको प्रॉपर्टी यूज किया, फटाफट फर्स्ट और सेकंड को दोनों को प्लस किया और वो आपका आंसर आ गया, एक वो कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक दो दिन पहले जो मैं बनाई थी वीडियो उसके अंदर है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे एग्जाम्पल आप इसको अच्छे से करो, ऑल एग्जाम्पल अच्छे से कर लो। ठीक है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन जो मिलने वाला है मेरे हिसाब से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका होमोजीनियस या इसका क्या बोलते हैं उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मिलेगा। ये दो एक्सरसाइज आप इनको ढंग से कर लो, होमोजीनियस और क्या बोलते हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर डिग्री। ठीक है, ये सिर्फ दो एक्सरसाइज आप इसको करेंगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके विद एग्जांपल आपने इसको अच्छे से करना है। और इसमें क्या क्वेश्चन मिल सकता है, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री और ऑर्डर एक क्वेश्चन ही बनता है, दूसरा बनता है द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, एक क्वेश्चन ही बनता है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है कि फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर, एक क्वेश्चन ये। अगर उसी में दे रखा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बन के तैयार हो सकता है, वो भी आपका 1 मार्क्स का। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा आपका होमोजेनियस फंक्शन अच्छे से करना, स्टेप में आपको बता चुका हूं और स्टेप बाय स्टेप आप इसको चलते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, वैसे मैं आपके लोगों के साथ लाइव भी रहूंगा मैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों के सामने कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका एओआई बहुत कुछ इसमें हटा दिया यार, बहुत कुछ हटा रखा है। और मैं एक चीज बताऊं, 12th क्लास के मैथमेटिक्स बहुत कुछ हटा दिया, अब तो बहुत इजी हो गया मैथ्स। एओआई में क्या काम करना है, इसका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैराबोला बस, और इलिप्स आप इसको आपको पता है ये। इसमें सिर्फ अब तो जो भी आपका ग्राफ में मिलेगा वो आपका सिंगल ही ग्राफ मिलेगा, मेरा मतलब ये है, चाहे वो सर्कल का हो, चाहे पैराबोला का हो, चाहे इलिप्स का हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले इसके डबल सर्कल का दे दिया, डबल पैराबोला का दे दिया, अब नहीं है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ सिंगल ग्राफ का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा जो बहुत इजी होता है। सीधा इसकी लिमिट पुट, इंटीग्रेशन निकालो, लिमिट लगाओ और आंसर ले लो। ठीक है, एओआई का क्वेश्चन आपने इसको ग्राफ पेपर में सॉल्व नहीं करना, आगे बात समझ में। ठीक है, अगर आपने इसको सर्कल बनाना है, ठीक है, तो आप इसको कहाँ इसको बनाओगे, आप इसको जो आपके पास आंसर सीट है आपने उसी के ऊपर ही सर्कल इसको बना दो और वही इसकी लिमिट ले लो, यहाँ से यहाँ तक कि आपकी ये लिमिट है। ठीक है, एओआई बहुत ईजी टॉपिक है, या आप ये लगा लो कि 10 से 15 मिनट के अंदर ये वाला टॉपिक आपके खत्म होगा। सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं भी आपको जेई के लिए मैं भी आपने मतलब यानी कोई वीडियो नहीं बनाई है। वेक्टर सारे एग्जाम्पल कर लो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम्पल 26, 27, 28, 29 सारे एग्जाम्पल। ठीक है, इसके सारे एग्जाम्पल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, वो ये क्या स्टेप को क्वेश्चन मिल जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी होगी, वो आपका स्टेप को, ये सारे एग्जाम्पल है ये। ठीक है, मैं आपके सामने जितने जो बता रहा हूं ना ये आपके सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद 3D पहले बहुत बड़ा था,
अब तो वो भी खत्म कर दिया। इसमें सिर्फ आपको 3 चीज तैयार करनी है, आप लिखना चाहो लिख लो। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो 1 नंबर का मिलता है, या फिर डायरेक्शन कोसाइन 1 नंबर का मिलेगा, ठीक। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक क्वेश्चन ये मिल सकता है, या मिल सकता है शॉर्ट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। शॉर्ट एंड डिस्टेंस तो मिल ही मिला है, ठीक है, जो कि आपके 4-5 नंबर का क्वेश्चन होता है। वो शॉर्ट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार कर लेना और सीधा आपने A1 A2 B1 B2 की वैल्यू पुट करो और फटाफट आंसर निकालो, ठीक। ये 3D में आपको ज़्यादा नहीं है। LPP बिल्कुल ग्राफ, जो कि मैं आपको इसकी भी वीडियो में आपको बना के दे चुका हूँ। LPP में सीधा ग्राफ, जो आपने 11th क्लास में किया था और जो अब आपने इसको 12th क्लास में करना है। ग्राफ बनाना है, शेडेड पार्ट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसके बाद जो आपको जेड की जहाँ जो आपकी जेड की वैल्यू जो आपको दे रखी है वहाँ आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। आपने देखना है किस पॉइंट पर मिनिमम है और ये किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक। LPP। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, मैंने इसके भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। इसमें आपको बेस फॉर्म अच्छे से तैयार करो, इसमें आपको बेस फॉर्म अच्छे से क्या करना है, इसको रेडी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन। इंश्योरेंस क्या, स्कूटर नहीं, एक क्वेश्चन उसमें दे रखा है इंश्योरेंस वाला। दूसरा क्वेश्चन है ड्राइवर वाला और सारे एग्जाम्पल, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पूरी एनसीईआरटी के अंदर मान लो कि अगर जो 200 क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल, ठीक है, टोटल मैं आपको बताता हूँ यानी क्या 200 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन में से मैं आपको कितने क्वेश्चन बता रहा हूं अब आप खुद सोच लो, ठीक है। पेपर आपको वही मिलेगा जो मैं यहां से जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बेयस थ्योरम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, स्कूटर और सारे एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये एग्जाम्पल, ठीक। इसको कंप्लीट करो तो आपकी प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी तो आपको पता है ये, ठीक है। इसके अंदर 2 टॉपिक और रहते हैं, एक होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जो दूसरी होती है आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। कंडीशनल का क्वेश्चन ये आपका 1 मार्क्स का मिल सकता है, PA/B या PB/A, एक ही है। दूसरा इंडिपेंडेंट वाला, ये आपके क्वेश्चन मिलते हैं तो आपका ये आता है आपका 1 मार्क्स का। बेयस थ्योरम का बहुत बड़े मार्क्स का आता है, बहुत बड़ा ओनली यार, ये नहीं है कि क्या है कि वो आपका 80 नंबर का आया, ठीक है। ये तो था आपका 70+ के लिए, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो ये सारे टॉपिक को जितना जो मैंने अभी आपके सामने बोला है आप उसको ढंग से कर लोगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। और देखो रही आपका जो ये होते हैं इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो आपके पास 20 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें देखो अगर आपने ये वाले टॉपिक को ढंग से किया है तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और देखो 1 मार्क्स की गारंटी मैं नहीं लेता, ठीक है। उसका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आगे पीछे हो सकता है वो। बाकी 2, 3, 4, 5 वाले जो क्वेश्चन है वो आपका इसी में से आपको आएगा, ठीक है, जो मैं अभी आपके सामने बता चुका हूं, ठीक। अब आता है कि हम जी पास कैसे होंगे। तो पास के लिए मैंने यहां पर एक इसकी अलग से टेबल बना रखी है, जो टॉपिक्स है इसमें। बहुत सोच रहे हो कि क्या है कि कैसे होंगे सर पास, बड़ी दिक्कत हो रखी है और अच्छा ये वो, बिल्कुल चिल रहो, मजे लो, लेकिन इन टॉपिक को बेटा अच्छे से करके जाना फिर, ठीक है। पूरी साल अगर आपने नहीं पढ़ाई करी है तो ये वाले टॉपिक को अच्छे से देख लो। रिलेशन फंक्शन आप इसको छोड़ दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये आपका लगभग 5 नंबर के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है। इनवर्स में क्या है, 1 नंबर प्रिंसिपल वैल्यू और एक क्वेश्चन प्रूव दैट या एक्स या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा है ये। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट
जो कि ये वाले टॉपिक हर बच्चे को आते हैं, ऑल स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑल स्टूडेंट सॉल्व, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना अच्छे से स्टार्ट करो, जहां पर जो मैंने आपको बोला था एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप इसको निकाल लोगे तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डेरिवेटिव में आपने इसको लॉग फंक्शन तैयार करो, लॉग फंक्शन एंड सेकंड डेरिवेटिव, ये आप इसको तैयार कर लो। ये इसमें से आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक। वेक्टर में सारे एग्जाम्पल आप इसको तैयार करो, ऑल एग्जाम्पल। 3D में जो अभी आपको बताया था, शॉर्ट एंड डिस्टेंस तैयार करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। और मैं एक चीज बता दूं, वेक्टर और 3D सबसे इजी है। देखो आपके लिए सबसे इजी टॉपिक कौन सा है, आपको दे रखा है इसको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। डेरिवेटिव में अगर आपका हार्ड टाइट आ रहा है उसको भी छोड़ सकते हो, वैसे मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ना। वेक्टर में ऑल एग्जाम्पल कर लो, ठीक है, जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला तैयार करना है। 3D में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपने सीधे सीधे फॉर्मूला तैयार करना है, सीधा फॉर्मूला, पुट द वैल्यू और आंसर पकड़ो, ठीक है। ये एलपीपी में बिल्कुल सीधा ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ जो आपने 10th क्लास के अंदर जो भी आपने बनाए होंगे, ठीक है, वही है। सिर्फ इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल के आपने इसको एडिट करना और इसके मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू को आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है। आपने इसको बेस थ्योरम का तैयार करो, आपने इसको बेस थ्योरम को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। ये वाले टॉपिक आप, और देखो बेस थ्योरम में कौन कौन से क्वेश्चन है मैंने यहां पर अभी आपको सारी चीज मैंने बता रखी है, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से तैयार करोगे, मुझे उम्मीद है कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, ठीक है। और मैं यही मैं अच्छे से अच्छे वीडियो में इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मार्क्स आपके अच्छे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि पास वाला भी पास से अच्छे मार्क्स लेकर के आए, और 70 आउट ऑफ 80 ये भी बच्चे यहां इसको मार्क्स लेकर के आए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो क्या है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मेहनत करो, अभी आपका 17 तारीख का पेपर है, ठीक है, मंडे है ना, मंडे को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। और आप इसको, और जब फिजिकल में यार क्या तैयारी करोगे उसमें सैटरडे की होता है, ठीक है। फिर आगे आप इसको देखिएगा, लेकिन 1 मार्च से आप लोगों को मैं आपको टाइम बता दूंगा अगली वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ किस टाइम से किस टाइम रहूँगा। इसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी सॉल्व मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 2 या 3 दिन के अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद जो मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और अच्छा, उनको सॉल्व कराने की ज़रूरत है क्या? हाँ, ये आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके ज़रूर भेज देना, क्योंकि मैं आप लोगों के पास एक मैं PDF बना के भेज दूंगा सारे पेपरों की, मतलब जो है मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि हाँ सर आप इसको सॉल्व करा दीजिएगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए मतलब वो भी मैं काम कर लूँगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी आप पता है क्या है कि मैं अभी आपके लोगों के सामने और कोई वीडियो में इसलिए नहीं लेकर के आ रहा हूँ कि अगर आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अब मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा तो 1 तारीख से और 7 मार्च तक 8 को पेपर है, फिर 8 को भी मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा, 8 और 9 को, जिनका जो 10 को पेपर है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। हाँ, गुड नाइट, और क्या बोलते हैं, नमस्कार।